शुक्रवार की रात नोएडा के सेक्टर 150 में हादसे के 4 दिन बाद मंगलवार की शाम को एनडीआरएफ ने घंटों की मशक्कत के बाद युवराज की कार को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। उधर जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी मौके का 2 बार मुआयना किया, प्राधिकरण के ऑफिस जाकर पड़ताल की, कुछ कागजात भी हासिल किए। इस बीच पुलिस ने आरोपी बिल्डर को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, 1 दिन की रिमांड पर लिया है। लेकिन सवाल अब भी प्रशासन का पीछा नहीं छोड़ा है कि तेजी से उभरते हुए यूपी के इकोनॉमिक हब नोएडा में मुसीबत के समय एजेंसियों के पास इतने भी इंतजाम नहीं है कि इमरजेंसी में किसी शख्स की जान बचाई जा सके। नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जब से सीएम योगी ने संज्ञान लिया, सारे विभागों के आला अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 50 फीट गहरे बेसमेंट में गाड़ी की तलाश में जुट गई थी। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगी हुई थी और हर एक टीम में एक गोताखोर शामिल किया गया था। देर शाम तक एनडीआरएफ की टीम पानी में कार को ढूंढती रही, आखिर में कामयाबी मिल ही गई। लेकिन एक बार फिर विभाग की लापरवाही सामने तब आई जब क्रेन का पट्टा टूट गया। जिस क्रेन से कार को खींचा जा रहा था उसकी बेल्ट ही टूट गई, क्योंकि उसकी बेल्ट के किनारे कटे हुए नजर आ रहे थे और कार फिर पानी में गोता लगाने लगी। आनन फानन में क्रेन का पट्टा बदला गया और चेन लगाई गई। फिर प्रयास किया गया, क्योंकि गाड़ी कहां पर है ये तो पता चल ही गया था। क्रेन ने लोहे की चेन से खींचने की कोशिश की और कामयाबी हाथ आ गई। कार को खींचकर बाहर निकाला गया। उसका अगला शीशा टूटा हुआ था, बोनट खुला हुआ था और सनरूफ भी खुली थी। हादसे के 4 दिन बाद आखिरकार कार को निकाला जा सका। इससे पहले सुबह से पहुंची एनडीआरएफ की टीमें इन्फ्लेटेबल बोट के जरिए गहरे पानी में पहुंच चुकी थी और गोताखोर रस्सी लेकर पानी के नीचे उतर चुके थे। एनडीआरएफ की विशेष दल अब एनडीआरएफ की टीम के साथ मौका वारदात पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और लगता है कि सोनार के जरिए उस लोकेशन को पहचान लिया गया है जहां पर युवराज की गाड़ी डूबी थी, क्योंकि काफ़ी देर से मंडरा रहे थे। लैपटॉप मौजूद था, सोनार मौजूद थी और अब स्कूबा किट के साथ गोताखोर अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो गोताखोर है वो पानी के अंदर पहुँच चुके हैं, यानी अब 2 गोताखोर पानी के अंदर मौजूद हैं और रस्सी के ज़रिए गोताखोर की लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है। तो अभी तक जो ऑपरेशन ज़मीन के ऊपर पानी के ऊपर चल रहा था वो पानी के नीचे चलना शुरू हो गया है और अब देखिए गोताखोर किस तरीके से पानी के अंदर ही मौजूद है। और बुलबुले जो अगर जितना संभव हो, मेरे कैमरा सहयोगी विकास राय जूम करके दिखाएं कि जो बुलबुले हैं ये बता रहे हैं कि अंदर ऑक्सीजन किट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और पानी के अंदर सांस लिया जा रहा है गोताखोर के द्वारा। वहीं मौके पर एसआईटी भी पहुंच गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था, जिसके बाद सेक्टर 150 में घटनास्थल पर एसआईटी करीब 3:30 बजे पहुंची थी। इस टीम में मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी, एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अजय वर्मा शामिल थे। टीम के अलावा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंची थी। तकरीबन 35 मिनट तक घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि जांच की जा रही है। सर्वप्रथम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं
और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। अभी जांच शुरू हुई है। जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आप लोग अवगत करेंगे। डिलीवरी बॉय पहुंचे थे, उनके कुछ और बयान थे और फिर उसके बाद में बयान चेंज होते हुए नजर आए। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा। सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। एसआईटी ने मौके पर करीब 35 मिनट तक मुआयना किया था और फिर प्राधिकरण मुख्यालय की ओर रवाना हो गई थी। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट 5 दिन में सीएम को सौंपेगी। एसआईटी की टीम यहाँ पहुंची, जिसके बाद एसआईटी की टीम यहाँ पहुंचने के बाद जो अधिकारी थे उन्होंने सभी अधिकारियों से वार्ता की, बात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि अभी फिलहाल एसआईटी की टीम लगभग 30 से 40 मिनट यहाँ रुकी और जिसके बाद यहाँ से रवाना हो गई। लगातार जो इंजीनियर थे उनकी मौत के बाद आज 4 दिन बाद यहाँ जिस तरीके से पानी की गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार अधिकारियों पर जो नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारी थे, सीईओ थे, उन पर कल कार्रवाई होगी और जई पर भी कार्रवाई हो चुकी है। लगातार अब देखना होगा और किस किस अधिकारियों पर कार्रवाई होती हुई साफ तौर पर नजर आती है। मौके पर मुआयना करने से पहले एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज प्राधिकरण से लिए थे। इसके अलावा पीड़ित पिता से भी एसआईटी ने बात कर उनके बयान दर्ज किए हैं। और सर क्या लगता है, बैठक तो आपने कर ली, युवराज वापस आ पाएगा, बहुत बड़ा लूप होल है, सिस्टम ने बच्चे को मार डाला। सर्वप्रथम शासन की तरफ से 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। उस एसआईटी में मेरे अध्यक्षता में मंडलायुक्त साहब श्री भानु गोस्वामी साहब और साथ में हमारे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी साहब हैं। इसके बाद एसआईटी को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हों या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हों, उनके रोल को एग्जामिन करना है। आपको बता दें कि एसआईटी के साथ जिलाधिकारी मेधा रूपम भी पहुंची थी, जो जिला आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्ष भी हैं। और जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि क्यों इतने विभाग मिलकर भी इंजीनियर की जान नहीं बचा पाए, तो जिलाधिकारी ऐसे सवालों से बचती दिखी। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है। वहीं ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सुरक्षा में चूक और लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही बेसमेंट निर्माण और यातायात सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से युवराज की गाड़ी टकराई होगी और उस समय की क्या सिचुएशन रही होगी। रिएक्शन के लिए युवराज के पास कितना टाइम रहा होगा। 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज के साथ हुआ क्या था? शनिवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि को कैसे हालात थे, वही अब न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट के दर्शक देख पाएंगे। दरअसल हम सेक्टर 150 नोएडा में हैं। अभी दिन का समय है, कोहरा हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन उस वक्त रात के लगभग 12:10 हुए थे। कोहरा और अंधेरा दोनों ज़्यादा था। दरअसल युवराज के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, उसी को ही हम दिखाने की कोशिश करेंगे। रात के समय जो स्पीड है वो आमतौर पर लोग 80, 90, 100 तक चलाते हैं, लेकिन हम 60 के आसपास रखेंगे। तो सोचिए, इस वक्त मैंने 5th गियर में गाड़ी को डाल लिया है और स्पीड है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 60 की स्पीड पे भी गाड़ी चलेगी और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होगा तो ये सीधा रास्ता आगे चला जाएगा और उसके बाद जो गाड़ी है वो लगभग 20 मीटर यानी 60 फुट दूर जाके गिरी। तो देखिए कि दूर जाकर के गाड़ी गिर जाती है, वो स्थिति हमें नज़र आती है। और प्रतिक्रिया करने का समय कितना होगा, क्योंकि यहाँ तक लाइट नहीं थी, सिर्फ 10 से 15 फुट ही प्रतिक्रिया करने का समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद ही अगर आप प्रतिक्रिया नहीं कर पाए तब स्थिति क्या होगी? तब स्थिति होगी सीधा गाड़ी अंदर गिर जाएगी और कुछ भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल ये वही पानी है निर्माणाधीन कथित मॉल को लेकर के, जहां पर
ये गाड़ी गिर गई थी। तो ये स्थिति होगी। सिर्फ 3 से लेकर के 3.5 सेकंड का टाइम रिएक्शन का, रिएक्टिव टाइम की बात करें, स्पीड हमने रखी थी सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसी स्थिति में अगर 3 सेकंड तक कोहरे में रात के समय अगर व्यक्ति की अंदाज़ा नहीं लगा, ना कोई रिफ्लेक्टर है, ना कोई डाइवर्जन है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई बोल्डर है, तो सोचिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी लगभग 20 मीटर यानी 60 फुट अंदर जाकर के गाड़ी गिर सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे टेक्निकल भाषा में डेड मार्क कहा जाता है। अब जांच हो रही है तो हर विभाग की लापरवाही सामने आएगी। प्राधिकरण का स्वास्थ्य महकमा भी नाले को लेकर इतने समय से निष्क्रिय था। सेक्टर 150 में जिस पानी के अंदर डूबकर इंजीनियर की मौत हुई, उस पानी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये पानी जो सेक्टर का सीवर का पानी है वो यहाँ पर जमा हुआ है और नाला टूटने की वजह से अलग अलग समय पर बारिश और नाले का पानी इसमें जमा हुआ है। लेकिन प्राधिकरण के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसका संज्ञान नहीं लिया गया। नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ, ये नाला है, किनारे से होकर गुजर रहा है। नालों को अक्सर कवर किया जाता है, इसको कवर नहीं किया गया और कवर करने के साथ साथ जगह जगह से टूटता हुआ ये नाला नज़र आ रहा है। और इसी नाले का पानी कई साल से यहाँ जमा हो रहा है, जिसके चलते एक ट्रक ड्राइवर की जान यहाँ से जाते जाते बची और इंजीनियर को कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया गया। ये जो पानी है, आप इधर ही रहते हैं, पानी कहाँ से आया होगा, क्या लग रहा है? नाले का पानी है जी, सोसाइटी का ही आ रहा है। अच्छा, जो नाले से पानी बाहर निकलना चाहिए था मुझे फूट गया, कहीं से रिस्क आया नीचे से जाके। काफ़ी टाइम से 2-3 साल से पानी जमा हो रहा है, 3-4 साल से। तो यहाँ प्राधिकरण की टीम जो है वो नहीं आई कभी यहाँ पानी वानी निकालने के लिए? हमको तो इतना मालूम नहीं है, बट शायद सोसाइटी मेंबर्स कह रहे हैं कि वो नहीं आए। उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी डाली हुई है, मैंने कुछ कंप्लेंट्स को खुद वेरीफाई किया है। और जो इंसिडेंट इससे पहले 15-20 दिन पहले हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने खुद साइन करके दिए गए हैं। तो सोसाइटी वालों ने अपना काम पूरा किया है एंड अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म भी किया है। बट दे वर ऑल मेजरली दे वर ऑन डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस, दे आर मेकिंग सेंडिंग आउट द मेल्स कि यहाँ से कुछ होगा, कोटेशन बनेगा एंड देन ये रिपेयर होगा। हैरत की बात तो ये है कि कुछ दिन पहले भी इसी स्पॉट पर इसी तरह का हादसा हुआ था। एक ट्रक नाले में फंस गया था, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी थी। गलती और अपराध में अंतर क्या होता है? अंतर ये कि अगर एक बार हो तो गलती, लेकिन बार बार हो तो आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्यों प्रशासन के, शासन के, नोएडा अथॉरिटी की मंशा पर सवाल खड़े नहीं होते? वो इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखिए इस तस्वीर को। दरअसल युवराज की गाड़ी जहां गिरी थी, जहां लगभग 20 से 30 फुट अंदर तक गाड़ी चली गई थी, वहां उससे कुछ दिन पहले ही ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था। बस गनीमत ये रही कि ट्रक की रफ्तार शायद थोड़ी कम रही होगी, बॉडी भारी, लेंथ ज़्यादा, जिसकी वजह से एक छोटी नाली में ही ट्रक फंस के रह गया। अगर ट्रक नहीं फंसता तो ट्रक के ड्राइवर की, उसके खलासी की हालत भी शायद वही होती जो 27 साल के युवा इंजीनियर की हुई। दरअसल जिस तस्वीर को आपने देखा, उस तस्वीर में जो टूटा हुआ हिस्सा नज़र आएगा, दरअसल यही वो नाली का टूटा हुआ हिस्सा है। और इसी हिस्से की वजह से ये ट्रक है वो टकराया था और ट्रक इसमें फंस के रह गया था। घटना के समय प्रशासन तो नहीं जागा था, लेकिन जो जगा हुआ था उसने फैसला लेने में कोई देर नहीं की थी। वो शख्स भी सवाल कर रहा है कि ऐसे विभागों के पास पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं थी। जब आप यहाँ पर थे तब कौन कौन सी फोर्सेस थी? फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ या एसडीआरएफ बाद में आई थी, या पुलिस थी? कौन कौन थे? एसडीआरएफ थोड़ी सी लेट आई थी, लेकिन जो मौके पे मौजूद आई थी वो ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन, वो मौके पे मौजूद थे। तो फायर ब्रिगेड के पास क्या क्रेन्स वगैरह, बाकी चीज़ें, बोट्स वगैरह कुछ था या नहीं था? क्रेन भी थी, 3x6 की नाव भी थी। नाव थी उस टाइम जी, जिसमें हवा भर देते हैं, वो फूल जाती है, वो भी थी। 3x6, 3 फुट चौड़ी थी, वो 6 फुट लंबी थी। ठीक है जी। सेफ्टी जैकेट भी थी, जो कि आसानी से उस लड़के को बचाया जा सकता था। 100 मीटर का रस्सा भी था उनके पास, जिस तरीके से उस लड़के को बचाया। जितना समय मिला था ना, उस समय में तो गाड़ी भी बाहर आ जाती इस रोड पे अगर चाहते तो, लेकिन कुछ नहीं आया। तो क्या बोट नीचे उतारी नहीं हुई थी जब आप पहुंचे थे, या क्या? नीचे उतारी हुई थी, लेकिन उसमें लौट के, बोट पर लौट कर, वीडियो भी है बाकायदा, शायद आपने देखी हो, उनकी वायरल भी हो रही है बहुत सारी वीडियो। वो हाथ मार रहे हैं कि जो हम पानी में ना भीजे, बोट ऊपर ऊपर चली जाए। लेकिन बोट ज़्यादा 3 फुट चौड़ी होने के कारण, हाथ पूरे पानी में ना लगने के कारण बोट आगे नहीं बढ़ पा रही थी। चप्पू नहीं था उनके पास, वो हाथों का इस्तेमाल। हाँ।
जाहिर है लापरवाही हुई है तो आक्रोश भी उपजेगा और प्रशासन पर सवाल भी उठेंगे। सेक्टर 150 दरअसल कोई जेवर जैसा बीहड़ का इलाका नहीं है जहां पर रिहाइश नहीं है, जहां पे इमारतें नहीं हैं, बल्कि यहां पर 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और उन लोगों ने कई बार प्रशासन के साथ, नोएडा अथॉरिटी के साथ कंप्लेंट की, शिकायत की, लेकिन कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब एसआईटी की टीम आने की बात की जा रही है। दुर्घटना एक नहीं 2 बार हुई और उसे अपराध की श्रेणी में क्यों ना रखा जाए, क्योंकि वाकई ही युवराज की जान बचाई जा सकती थी। जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तब रिफ्लेक्टर लगाए जा सकते थे, दीवार खड़ी की जा सकती थी। लोकल रेजिडेंट हमारे साथ बात करने के लिए है। यहाँ पे क्या स्ट्रीट लाइट रात को जलती है, क्या स्थिति रहती है रात के वक्त? देखिए, जो जहाँ तक स्ट्रीट लाइट जलने की बात है, ये अभी जब से ये एक्सीडेंट हुआ है तब से ये पूरी अपनी जो है ना पूरा ही एक्टिवेट हुई है। इससे पहले कई बार हमने सिविक अथॉरिटीज़ को लिखा, कई बार फॉलोअप किया, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अधिकतर पता नहीं कितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ के लिए, स्ट्रीट लाइट को लेके। और जहाँ तक ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना, ये भी हमने कई बार फॉलोअप किया है, सिविक अथॉरिटी से फॉलो किया है, लेकिन ये पूरा नोएडा अथॉरिटी का सबसे नेगलेक्टेड सेक्टर रहा है। और कभी यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या एमपी हैं, कभी यहाँ की सुध नहीं ली गई। हम लोगों ने मिलके इतनी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है, इतना फॉलोअप दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो टूटा हुआ ना, 1 मिनट आएंगे हम? हाँ जी, वो जो टूटा हुआ देखा ट्रक से जो टूटा। हाँ, ये घटना हुई थी 15 दिन पहले। उस ट्रक ने जो हिट किया था कंक्रीट की वॉल को, तो वहाँ पे एक मतलब होल बन गया था। सेम 15 दिन के बाद एक गाड़ी आती है, उसी होल के थ्रू वो वहाँ पे चली जाती है। ये भी वॉल नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा ड्रेनेज है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, अगर सपोज कीजिए कि उसके टायर वो जो तो शायद बच जाते। हाँ, अगर वो फंस जाते और ये चीज़ अगर संज्ञान में ले ली गई होती 15 दिन पहले, तो उसके बाद हो सकता था कि ये एक्सीडेंट ना होता। अभी देखिए, इन्होंने आनंद फानंद में जो रिफ्लेक्टर लगाए हैं, इसकी हालत देखिए, क्या पता लग पाएगा क्या इससे? और ये जो नाला है, आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, मेरा तो ये कहना है कि इंटरव्यू लेते लेते किसी ने लाइव बन जाएगा, कोई गिर जाएगा। अभी भी इसको कवर नहीं किया गया है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने युवराज के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे 1.5 घंटे का समय, जो भी समय है, उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे, उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। युवराज के पिता अपने हाथों को मल कर रह जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि फिर किसी युवराज को जान न देनी पड़े। सरकार के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है और एसआईटी का गठन किया गया है, तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे की मृत आत्मा को न्याय मिलेगा। और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया, ताकि सबों के संज्ञान में आया और उचित सुरक्षात्मक उपाय जो घटनास्थल है वहाँ भी किया गया है, और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। युवराज के रहते जो जगह अंधेरे में डूबी रहती थी, वहाँ रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। हादसे की जगह बैरिकेड कर दिया गया है ताकि फिर कोई ऐसी घटना न हो सके। प्राधिकरण के आला अफसरों पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन इससे युवराज तो नहीं लौट सकेगा। क्या जरूरी है कि जब भी युवराज जैसे किसी की जान चली जाए तभी प्रशासन की नींव टूटे? एनडीआरएफ के ये सारे इंतजाम अगर उस दिन भी काम कर गए होते तो आज युवराज भी अपनी गाड़ी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता। सवाल है कि क्या हर मामले में सीएम का संज्ञान लेना जरूरी है? तभी प्रशासन सजग होगा। फिर प्रशासन की इतनी लंबी चौड़ी फौज होने का मतलब ही क्या है? टीम न्यूज़ स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।